Hi students, today we start with the next topic that is enthalpy of atomization and bond enthalpy। आज हम डिस्कस करेंगे enthalpy of atomization को and bond enthalpy को। फर्स्ट हम पढ़ेंगे enthalpy of atomization के बारे में। जैसे कहता है हम फॉलोइंग एग्जांपल को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो डाई हाइड्रोजन है वो एटमाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, दो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है गैसीय स्टेट के अंदर उस दौरान हमारे पास क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कहता है ये हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 435 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि ये दो हाइड्रोजन एटम दे दे गैसीय स्टेट के अंदर। सिंस कहता है इस रिएक्शन में हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो फॉर्म हो रहे हैं जब हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। जब कहता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके बीच में वन बॉन्ड ब्रेक होगा उस दौरान हमारे पास हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन होगी। इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आती है, जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी है इसको डिसोसिएशन करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। एंड इसको हम डेल्टा ए एच नॉट के साथ रिप्रेजेंट करें। कहता है यहाँ पे इसको ऑल्सो हम डिफाइन कर सकते हैं एज द इंथैल्पी चेंज इन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड कम्प्लीटली इनटू एटम इन द गैसीय स्टेट, कि कितनी इंथैल्पी में चेंज आती है जब वन मोल ऑफ बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं कम्प्लीटली एटम के अंदर जब वो अपनी गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होंगे। कहता इन केस ऑफ डाई अटोमिक मॉलिक्यूल, डाई अटोमिक मॉलिक्यूल के केस में जैसे डाई हाइड्रोजन हो गया, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोल सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। जब कहता है जो मीथेन है, मीथेन गैसीय स्टेट में डिसोसिएट होकर कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम देता है। उस दौरान इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 1665 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास सिर्फ क्या है, ओनली एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दी गैसीय स्टेट। कहता है गैसीय स्टेट के अंदर सिर्फ कार्बन का एटम है एंड हमारे पास और किसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। कहता है कंसिडर करें फॉलोइंग रिएक्शन को। जैसे हमें नेक्स्ट रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जब सोडियम सॉलिड स्टेट से सोडियम गैसीय स्टेट के अंदर जाता है उस दौरान हमारे पास जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 108.4 किलो जॉल पर मोल के इक्वल आती है। कहता है इस केस में जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उसकी वैल्यू सेम होती है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जितनी। सिमिलरली कहता जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पीज है या फिर जो एटमाइजेशन इंथैल्पी है दैट इज जब कहता जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 242.5 किलो जॉल पर मोल की इक्वल होती है। ऐसे जो आयोडीन मॉलिक्यूल है उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 15.1 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 299 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में। कहता है जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो पुराना बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एंड नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब भी कहता कोई बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में उस दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलती है। ऑब्वियसली कहता सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जब हमारे पास दोबारा उसके बीच में बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा एंड उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे। कहते हैं ये पॉसिबल है कि हम रिलेट कर सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को टू दी चेंज इन एनर्जी, कि हीट ऑफ रिएक्शन को हम चेंज इन एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी में चेंज आई है जब हमारे पास पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड नए बॉन्ड बनते हैं। उस दौरान कहता है जो जनरली 2 डिफरेंट टर्म है उसको यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक के अंदर ये एक्सप्रेस करने के लिए कि जो इंथैल्पी चेंज है वो केमिकल बॉन्ड के साथ कैसे जुड़ी होती है। जैसे हमारे पास 2 टर्म हमें यहाँ पे गिवन दे रखी हैं दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड मीन और एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। कहते हैं जो इंथैल्पी चेंज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ऑल्सो कहता है जो मॉलिक्यूल है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। कहता है वहाँ से हम जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या कितना वीक बॉन्ड है उसको मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के बारे में। कहता है जो
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, कहता है किसी पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बिटवीन दी एटम्स के बीच में जब वो अपनी गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलेंगे। जनरली कहते हैं इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो जॉल पर मोल की टर्म में। फॉर एग्जांपल कहता है 435 किलो जॉल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब कहता है 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ब्रेक होता है एटम के अंदर, उस दौरान कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 435 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। देयरफॉर जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केस में उसकी वैल्यू कितनी होती है, 435 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करा हुआ है। जब कहता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होगा 2 हाइड्रोजन एटम के अंदर, उस दौरान कहता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चेंज आएगी उसकी वैल्यू कितनी आती है, 435 किलो जॉल पर मोल के इक्वल आती है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ के वापस क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। कहता है ये सभी डाई अटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसको एटम में ब्रेक करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 242 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसे कहता है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको एटम में डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 428 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जबकि कहता है पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। कहता है पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल के केस में जिसमें हमारे पास मोर देन 1 काइंड ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कहता है जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे सेम काइंड के, कहता है उस दौरान जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है पर्टिकुलर बॉन्ड की उसकी वैल्यू सेम नहीं होती है अलग अलग टाइप के कंपाउंड के अंदर। देयरफॉर कहता है उस केस में हम क्या मेजर करते हैं, मीन या फिर एवरेज वैल्यू है जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ से इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द एवरेज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पीज, कि कितनी एवरेज होगी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पीज की जो रिक्वायर्ड होती है टू डिसोसिएट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ सब्सटेंस, के सब्सटेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलते हैं। ऑल्सो उनका उसको क्या बोल सकते हैं, एक सिंगल नेम क्या देते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी उसको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो वाटर है, वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कहता है जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है दोनों OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है, कहता है जो वाटर है वाटर में से जब हम फर्स्ट OH बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा, दूसरा OH मिलता है। कहता है यहाँ पे जो फर्स्ट OH बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 497.8 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसे कहता है जो दूसरा OH बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एटम के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम के अंदर गैसीय स्टेट में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 428.5 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कहता है जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो क्या होती है, एवरेज होती है इन दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पीज का। जैसे हमारे पास जो बॉन्ड इंथैल्पी है OH बॉन्ड की वो कितनी आएगी, इन दोनों वैल्यूज़ का क्या लेंगे हम, एवरेज वैल्यू लेंगे। दैट इज़ इन दोनों को सम अप करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 463.15 किलो जूल पर मोल के इक्वल आ जाती है। सिमिलरली कहता है मीथेन के अंदर जो सभी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, दैट इज उसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, कहता है वो आइडेंटिकल होते हैं बॉन्ड लेंथ में एंड एनर्जी में। जबकि कहता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हर एक इंडिविजुअल कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हर एक स्टेप के अंदर उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करी है कि जो हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है गैसीय स्टेट के अंदर वो जब डिसोसिएट होके कार्बन देता है एंड साथ में 4 हाइड्रोजन एटम देता है, उस केस में जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1665 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। ऐसे कहता है जब हम क्या लिखेंगे, स्टेप वाइज इस रिएक्शन को लिखेंगे। जैसे हमें एनर्जी शो करी गई है कि हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब
जब कहता हम मीथेन में से फर्स्ट हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं उस दौरान कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली कहता है हमारे पास CH3 आ गया, CH3 में से जब दूसरा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ते हैं तो उस दौरान कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 439 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसे कहता है जब हम थर्ड बॉन्ड तोड़ेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में उस दौरान कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसे कहता है जब लास्ट कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं उस दौरान कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 347 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कहता है अब जब सभी इन इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे, सभी स्टेप वाली इक्वेशन को ऐड अप करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ऑल्सो कहता है जो इनकी एनर्जीज है उसको भी क्या करेंगे, सम अप करेंगे। वहाँ से हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो कितनी होती है, 1665 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। कहता है जो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वो क्या आएगी, हमारे पास एवरेज हम क्या लेंगे, 1/4 कर देंगे बिकॉज हमने 4 बॉन्ड को ब्रेक करा है। तो वहाँ से हमारे पास जो बॉन्ड इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 416.25 किलो जूल पर मोल के इक्वल आ जाएगी। दस कहता है हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की मीथेन में उसकी वैल्यू कितनी आती है, 416.25 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। कहते हैं ये फाइंड आउट हुआ है कि जो एवरेज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पीज है उसकी वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट होती है जब हमारे पास क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। जैसे कहता है हमारे पास क्या कंपाउंड मिलेगा, जैसे CH3Cl, CH2Cl2, CH3NO2 एक्सेट्रा। बट कहता है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कहता है जो बॉन्ड इंथैल्पीज है उसको ऑल्सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हैज़ेस लॉ को यूज़ करके। कहते हैं जो बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यूज़ है कुछ सिंगल या फिर मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर हमें टेबल नंबर 7 एंड 8 में मेंशन कर रखी है। कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट यूज़ भी है बॉन्ड इंथैल्पी का कि इसकी हेल्प से हम जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता हम एक रिएक्शन को कंसिडर कर ले, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कहता है यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है उसकी अमाउंट ट्वाइस होगी टू दी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के इन दी गैसियस स्टेट। जैसे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम बने हैं। कहता अब हमारे पास क्या हो, 1 हाइड्रोजन एटम बने। तो 1 हाइड्रोजन एटम के लिए इस जो हमारे पास जो ये वाली इंथैल्पी है इसका वैल्यू क्या कर देंगे, हाफ वैल्यू कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि 1 एटम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 217.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दस कहते हो जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है एटम की उसकी वैल्यू क्या आएगी, -217.5 किलो जूल पर मोल के रिक्वायर्ड होगी। कहता यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहता जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा U0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि कहता हम कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी वाली टर्म यूज़ करते हैं या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यूज़ करते हैं। कहता जो वैल्यू है दैट इज़ कहता जो डेल्टा AH0 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 435 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है जब 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कहता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा AU0 है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 430.8 किलो जूल पर मोल की इक्वल आती है। दस कहता है हमारे पास दोनों में क्या है, सिर्फ स्मॉल डिफरेंस है बिटवीन दी 2 क्वांटिटीज़। इन दोनों क्वांटिटी के बीच में ज़्यादा अंतर ना होने के कारण इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। कहता है ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबली टर्म है उसको यूज़ करेंगे। इनफैक्ट कहता है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हमें मिलेगी 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के साथ। यहाँ पे कहता है हमारे पास जो डेल्टा AH0 है या फिर डेल्टा H0 है, कहता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हीट कैपेसिटी का एंड P डेल्टा V टर्म का वो हमें पता हो।
कहता यूज़ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज टू कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कि जो बॉन्ड इंथैल्पीज है उसको यूज़ करके हम इंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कहते जो बॉन्ड इंथैल्पी डाटा है उसको यूज़ करके जो इंथैल्पी चेंज आती है काफ़ी रिएक्शन के अंदर उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कहता है जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड की क्लीवेज होती है, मीन्स पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहते जो नेट इंथैल्पी चेंज आती है रिएक्शन की वो क्या होती है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी थी जब हमने सभी पुराने बॉन्ड को ब्रेक करा था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर। ऑल्सो कहता इसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है जब नए बॉन्ड बने हैं प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर। कहता दोनों के डिफरेंस से हमारे पास क्या आ जाती है, इंथैल्पी चेंज आ जाएगी रिएक्शन की। दैट इज़ कहता जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। सम को यहाँ पे हमने समेशन साइन के साथ नोट करा है, दैट इज़ डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करी गई है, जब कहता है जो हाइड्रोजन गैस है वो ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्शन शो करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड देती है। इस रिएक्शन से हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड एक ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जबकि कहता है दो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। दस कहता है जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा आर एच नॉट है वो किसकी इक्वल आएगी, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल माइनस 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के इक्वल आ जाएगी। अगर कहता हमें डिफरेंट वैल्यूज़ है वो पता हो बॉन्ड की, दैट इज़ हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 435 किलो जूल एनर्जी लगती है। ऐसी दोनों ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 192 किलो जूल एनर्जी लगती है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जब बॉन्ड बनता है उस दौरान 368 किलो जूल एनर्जी लगती है। इन वैल्यूज़ को कहता हम पुट करके जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -109 किलो जूल के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।